हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 2 मिनट मैगी। आज हम पंचशील एग्रीमेंट के बारे में जानने वाले हैं। पंचशील एग्रीमेंट ये 5 प्रिंसिपल्स है इसमें को एग्जिस्टेंस के, यानी कि ये 2 कंट्रीज के बीच में किया गया था, लेकिन अभी इंडिया जो है ये सभी कंट्री के अगेंस्ट में इसको इस्तेमाल करता है। यानी कि इसमें इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में ये साइन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं के अगेंस्ट में चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे चाओ इन लाई। इनके बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल्स जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है उनको साइन किया गया था। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के इसमें वादे किए गए थे, यानी कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट बना था। ओके, तो चलिए सामने बढ़ते हैं और देखते हैं ये 5 प्रिंसिपल्स क्या है इस पंचशील एग्रीमेंट के। तो आपको पता चल गया जवाहरलाल नेहरू और चो इन लाई के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और दूसरी एक चीज़ और है कि इसको 1954 में साइन किया गया था, द ईयर ऑफ 1954। इसको भी आपको याद रखना है। ओके, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है पंचशील एग्रीमेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट भी सवाल बन चुके हैं मेंस में ऑलरेडी। ओके, तो इसका रिलेवेंस अभी है क्या? तो हाँ, इसका रिलेवेंस अभी भी है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है उनको देखते हैं और किस तरीके से उनका रिलेवेंस बाकी के कंट्रीज के साथ में आता है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रिंसिपल आता है हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी। तो मतलब यहाँ पे है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वर्ड डालना भूल गया, लेकिन टेरिटोरियल है तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। पहले इसको समझ लेते हैं कि सॉवरेनिटी क्या है। तो सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि हमारे डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हमारी कंट्री के, हम खुद के डिसीजंस लेने के लिए समर्थ है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर हम मानते हैं कि श्रीलंका हो गया, तो ये जो देश है उनके ऊपर डेब्ट चाइना का इतना बढ़ चुका है कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। उनकी पॉलिसीज़ में एक झलक दिखती है कि चाइना का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, तो उनकी पॉलिसीज़ जो है वो टूवर्ड्स चाइना रिफ्लेक्ट करती है या फिर इंक्लाइंड करती है। तो वो सोवरेन नहीं हुए, लेकिन मतलब मानते हैं कि वो भले ही कागज़ पे सोवरेन हो लेकिन वो रियल में सोवरेनिटी नहीं है उनके पास। भले कि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के ऊपर इतना डेब्ट किसी कंट्री का नहीं है कि वो खुद के डिसीजंस ना ले सके या फिर उनकी पॉलिसीज किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में बनाई जाए। राइट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि जैसे अभी यूएस है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अपने ट्रूप्स यानी कि अपनी सैन्य दल कहीं पे भी भेज देता है, जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया। तो मतलब उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको ये रिस्पेक्ट नहीं करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे विदाउट हमारे परमिशन के किसी के भी जो सैन्य दल है वो नहीं आ सकता। तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना सीखो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेगा इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और दूसरे की कंट्रीज की सॉवरेनिटी की, भले ही वो छोटा देश हो या फिर बड़ा देश हो। राइट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन मतलब किस तरीके से, जैसे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर बहुत बार फायरिंग्स कर देता है, बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहता है। राइट, तो ये जो क्लैशेस है वो होने नहीं चाहिए। तो इसके लिए इसमें एक प्रावधान है कि म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, आप भी अग्रेशन मत करो, हम भी अग्रेशन नहीं करेंगे। ओके, जो पाकिस्तान करता है, क्लैशेस होता है जिसको हम सीज फायर बोलते हैं, वो एक तरीके से अगर होता है तो वो अग्रेशन होता है, अगर नहीं होता है तो नॉन अग्रेशन होता है। मतलब पीसफुली रहने की कोशिश करेंगे, अग्रेशन कोई नहीं करेगा, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। तीसरा पॉइंट होता है कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो इंटरनल अफेयर्स में जो भी इंटरनल अफेयर्स है, जैसे कि हमारा एक मुद्दा था जम्मू एंड कश्मीर का। राइट, तो जम्मू एंड कश्मीर में हम किसी का भी इंटरफेरेंस जो है वो
मान्य नहीं करते थे या फिर एक्सेप्ट नहीं करते थे या फिर अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा था वो इंडिया का था और उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है, तो पाकिस्तान और इंडिया बैठ के उसको रिजॉल्व करेगा। थर्ड पावर कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, थर्ड कंट्री कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, राइट। उसके बाद में आता है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। यहाँ पे है कि कितनी भी बड़ी कंट्री हो या फिर छोटी कंट्री हो, उसको इक्वल माना जाएगा इंडिया की आंखों के सामने, राइट। इंडिया के सामने वो इक्वल रहेगी। जैसे नेपाल हो गया या फिर उसके अगेंस्ट में यूएसए हो गया, तो दोनों भी कंट्रीज इंडिया के लिए सेम है। भले ही नेपाल की पावर हमसे बहुत कम हो, हम उसको कभी भी अग्रेसिवली हथिया भी सकते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि इंडिया हर एक कंट्री को इक्वल मानता है। म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब कैसे, जैसे कि म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब फॉर एग्जांपल कि हम अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं, जैसे कि हम म्यांमार में जाते हैं, हम थाईलैंड में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट है उनके लिए वीज़ा जो होता है वो फ्री होता है। यहाँ पे टूरिस्ट के हमारे वीज़ा जो है फ्री होता है। अब ये वीज़ा फ्री जब देते हैं तो जो म्यांमार है या फिर थाईलैंड है, तो उनका क्या बढ़ता है, उनका जो टूरिज्म है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री होगी उनकी या फिर जो फूड इंडस्ट्री है वो बढ़ती रहती है, राइट। तो उनको बेनिफिट हुआ। और हमारे जो एविएशन है, जैसे कि हमारे एरोप्लेन्स है, जब यहाँ से एक टूरिस्ट जाता है वहाँ पे तो हमको भी उस चीज़ का फ़ायदा होता है, राइट। तो ये हुआ म्यूचुअल बेनिफिट। या फिर चाइना से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं अलग अलग तरीके की, जब चाइना से हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमारा भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट आता है हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुली रहना, कोएग्जिस्ट करना, ओके, एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर ना करना। मतलब ये जो एग्रीमेंट बनाया गया था वो एग्जैक्टली ज़्यादातर पीस के लिए बनाया गया था। ओके, ये लास्ट का पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे होता है। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना है, थोड़े थोड़े विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं होती है। हमारा ट्रेड जो है वो रुकता नहीं है, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट करते ही रहते हैं। सो ये हो गए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। और ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें से 3 प्रिंसिपल्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक गलत होगा और आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स पंचशील एग्रीमेंट्स में आता है। तो आपको सही से ढूंढना है, इसको एज इट इज़ याद करना है, मगअप कर लो इन चीज़ों को। Thanks for watching this video. Have a nice day. I'm Amol Chinde signing off.